चलिए भाई बात करते हैं। हमने लास्ट 2 क्लासेस थी, उसमें हमने बेसिक पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में एंट्रोपी को लेके, वो पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये जो लॉ कहता है, ये बोलता है कि भाई जो टोटल एनर्जी जो होती है हमारे सराउंडिंग के अंदर, टोटल एनर्जी का मतलब होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई और बॉन्डिंग एनर्जी हो गई। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? टोटल एनर्जी। वो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब होता है कि उस एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और ये किसने कहा था? एक लॉ हम 11th क्लास में पढ़ते आए हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये कही। सेकंड, जो दूसरी बात उसने की कि जो इंटरनल एनर्जी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। अब वो दो चीजें कौन सी है? जैसे हीट है और एक वर्क डन। ठीक है, अब इनके कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं कि भाई जो हीट जो होती है वो कैसे काम करती है, वर्क डन जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब करती है किसी चीज को तो उसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर वो हीट रिलीज करती है तो क्या आएगा? नेगेटिव। अब जो वर्क डन है वो दो चीजों पे काम करता है। पहली, अगर वर्क डन हम किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और किसी सिस्टम के द्वारा काम कर रहे हैं हम तो क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है भाई, पहली बात इसने क्या कही कि जो टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। इसका मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जो इंटरनल एनर्जी है, ये लो कहता है कि इंटरनल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है हीट और दूसरा वर्क डन। ठीक है, तीसरा, इसने कुछ साइन कन्वेंशन की बात की कि अगर तुम हीट को एब्जॉर्ब करते हो सिस्टम के द्वारा तो क्या आएगा? साइन पॉजिटिव। और अगर तुम हीट को रिलीज करते हो सिस्टम के द्वारा तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव। अगर तुम वर्क डन सिस्टम के ऊपर कर रहे हो कोई काम, अगर तुम सिस्टम के ऊपर कर रहे हो कोई काम तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर तुम सिस्टम के द्वारा कर रहे हो किसी और चीज पे काम तो क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम चलते हैं भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वैसे वैसे जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? दो टाइप की प्रोसेस होती है भाई, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या कहती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो अपने आप हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो किसी चीज के साथ हो, यानी कि उसको करने के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी पड़े। जैसे मैं बोलूं आपको कि ऊपर एक बाल्टी रखी है, उसका पानी आप नीचे गिरा दीजिए, तो आपने क्या किया? उस पानी को नीचे गिराया तो वो पानी अपने आप नीचे आ रहा है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि ऊपर जो टंकी है उसमें पानी ऊपर डालिए, तो उसमें पानी डालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मोटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है भाई, फर्स्ट डेफिनेशन ये हुई। दूसरी बात क्या बोलता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि उस प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल रहेगी, उस प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट रिवर्स नहीं कर सकते। तीसरा क्या बोलता है कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे हमने क्या कहा कि एक पेड़ से फल नीचे गिर गया, जैसे सेब गिर गया। ठीक है, अब भाई उस सेब को ऐसे तो नहीं कि वो एक बार गिर गया तोड़ दिया तुमने और तुम उसको दोबारा से उस पे लगा दोगे। ठीक है, उसको लगाने के लिए तुम्हें, मैं बोलूं कि तुम उस सेब को उठा के और उस पेड़ के ऊपर लगाओ, तो उस पेड़ पे लगाने के लिए तुम्हें किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब भाई चिपकाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगी। ठीक है, फर्स्ट, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वैसे वैसे एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको नोट कीजिए,
फिर हम जो वेरिएशंस होते हैं एंट्रोपी के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, नोट करो। कर लिया होगा भाई। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंजेस इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है भाई, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो कैसे चेंज होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारी एंट्रोपी है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है भाई, एक सिस्टम ले लिया हमने। ठीक है, जो टर्म्स हमने पढ़ी थी कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, एक सिस्टम हमने ले लिया, ये सराउंडिंग है। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या कर रहा है, ये जो सराउंडिंग है इसको हीट दे रहा है और सिस्टम जो है इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग से हीट ले ली और सराउंडिंग ने क्या किया, सिस्टम को हीट दे दी। तो सिस्टम ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया और सराउंडिंग ने उस हीट को लॉस किया। ठीक है, तो क्या होगा, जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमेशा डेल एस से डिनोट होती है, यानी कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, एस। ठीक है, और जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, हीट बाई टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है Q बाई T। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो क्या आएगा, Q रिवर्सिबल बाई T। ठीक है, ये हमने लिख लिया सिस्टम का। अब सराउंडिंग का लिखेंगे। सराउंडिंग में क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है वो क्या होगी, माइनस साइन में आएगी। अब माइनस साइन में क्यों आएगी, क्योंकि जो सराउंडिंग है उसने अपनी हीट किसको दे दी, सिस्टम को दे दी, यानी कि उसने अपनी हीट को लॉस किया है। लॉस किया है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, अब मैंने जब टर्म्स पढ़ाई थी सिस्टम, सराउंडिंग या बाउंड्री, उसमें मैंने क्या कहा था कि जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है वो किससे मिलके बनता है, यूनिवर्स को बनाता है। इनके सिस्टम और यूनिवर्स, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक यूनिवर्स बनाएंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे और ये किसके, जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंट्रोपी है वो जीरो के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज नो नेट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब इरिवर्सिबल में क्या चेंजमेंट आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सेम वही होगा। सिस्टम जो है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, और सराउंडिंग की क्या होगी, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, उसी फॉर्मूले से हम करेंगे कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है तो क्यू इरिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि जो डेल यू है, इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट के और वर्क डन के बराबर होती है, और जो वर्क डन जो होता है उसका साइन कन्वेंशन माइनस है यहाँ पे। तो क्या होगा, Q रिवर्सिबल बाय W रिवर्सिबल और Q इरिवर्सिबल बाय W इरिवर्सिबल। अब क्या कहता है कि जो हीट जो है यानी कि Q जो है वो बड़ा होता है कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक है, तो ये दोनों जीरो से बड़े होंगे तो जो एंट्रोपी है उस पर क्या फर्क पड़ता है, उस पर असर पड़ता है कि जो एंट्रोपी है वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी जीरो के इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है भाई, तो हमने आज क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो वेरिएशंस होते हैं एंट्रोपी के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज क्या होती है और गिब्स टू हेम इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, ये आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे क्या चलते हैं कि फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि जो इंटरनल एनर्जी जो होती है, यानी कि एनर्जी जो होती है वो हीट और वर्क डन पे काम करती है। ठीक है, और जो वर्क डन है वो नेगेटिव होता है और वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, PV। ठीक है, Q प्लस PV, तो हमने यहाँ पे इस Q को इधर ले आए, E को इधर ले आए। यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी यानी कि U भी पुट कर सकते हैं, E भी पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमने पढ़ा था कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो होती है उन सब से मिलके बनती है।
ठीक है, तो किसी भी टाइप की एनर्जी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करता है कि जो एंट्रोपी में क्या चेंजमेंट करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या चेंजमेंट करता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, जो इक्वेशन फर्स्ट होती है उसको टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे, यानी कि T1 से। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके dq बाई T1 डेल E बाई T1 प्लस P डेल V बाई T1। ठीक है, अब जो एनर्जी जो होती है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल E, ठीक है, डेल E बाई किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, डेल T और किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डेल E बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड जो आई है उसको किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जब सेकंड इक्वेशन में यानी कि डेल E की जगह यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल E dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल E dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर और P dV बाई T। ठीक है, अब क्या होता है, एक जूल थॉम्पसन इफेक्ट आता था जो हमने बीएससी क्लासेस में पढ़ा था। उसमें क्या कहता था कि जो एनर्जी है, एनर्जी और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0 के बराबर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, dE बाई डेल T किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस P dV बाई T। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या होता है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो प्रेशर वॉल्यूम होता है वो गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बराबर होता है। तो इससे यहाँ से हम लोग प्रेशर की वो वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि RT बाई V। अब इस P को हम इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक डेल E बाई डेल T dt। ठीक है, और P की जगह R डेल V बाई T। इस T को और यहाँ पे जो T आता है उसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 1/1 आ गया। अब ये जो वैल्यू है डेल E बाई डेल T, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे बीएससी में, एक हीट कैपेसिटी का, किसके ऊपर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है, तो क्या आ जाएगा CV डेल T प्लस R dV बाई V। ठीक है, यहाँ तक आया भाई समझ में। सबसे पहले हम एनर्जी का करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर डिवाइड करेंगे। जो एनर्जी जो होती है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है भाई, ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास लास्ट आई है, ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास लास्ट आई है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इस इक्वेशन को आप डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, जो डेल S है, ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, S1 S2। ठीक है, और ये क्या है, CV इंटीग्रेट dt T1 T2। ठीक है भाई, और क्या हो गया, R इंटीग्रेट dV V1 V2। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं। अब क्या होगा, जो S है वो S2 माइनस S1। ठीक है, CV ln T2 माइनस T1। ठीक है, प्लस R ln V2 माइनस ln V1। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब क्या होगा, जो S2 माइनस S1 है, यानी कि एंट्रोपी का चेंजमेंट हो रहा है, तो ये डेल S से डिनोट होगा। और ये जो है CV, ये ln T2 बाई T1। ठीक है, प्लस R ln V2 बाई V1। तो ये कंप्लीट वेरिएशन आया एंट्रोपी चेंज में टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का, जहाँ वॉल्यूम है उसकी जगह प्रेशर कर देंगे। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, तो CV इक्वल टू CP इक्वल टू CV प्लस में R, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जहाँ पे CV है यहाँ पे हम लोग CP डिनोट कर देंगे, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा, ये वेरिएशन आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन एंट्रोपी चेंज। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट डेरिवेशन था जो आपको ध्यान में रखना है। आपका
पेपर में जो आएगा वो एंट्रोपी के बारे में आएगा कि एंट्रोपी क्या होती है, उसमें क्या चेंजमेंट और क्या वेरिएशंस होते हैं। ठीक है भाई।